व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी IQ। देखिए 4 वर्ड है पर लेकिन 4 वर्ड शानदार है अपने आप में। स्टॉप विशिंग, स्टार्ट डूइंग। ये बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से मांझी मूवी में बोला गया है। उन्होंने बोला था कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। तो उसी तरीके से है बिल्कुल, जिस तरीके से आपको सब चीजें प्रोवाइड कराई दी जाए, पेंसिल भी दे दी जाए, कॉपी दे दी जाए, किताब दे दी जाए, कैलकुलेटर दे दिया जाए, इवन लैपटॉप भी दे दिया जाए, इंटरनेट कनेक्शन दे दिया जाए, और उसके बाद में आप लोग बोलो कि मेरी जगह आके कोई और पढ़ ले, मेरी जगह आके कोई और प्रिपरेशन कर ले, मेरी जगह आके कोई और एग्जाम दे दे, तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है। तो इसलिए चीजों के बारे में विश करना कि ये हो जाए, कोई मेरी जगह ये कर दे या मुझे ये मिल जाए, उससे अच्छा है अगर उतने टाइम में आप कुछ कर लेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिट रहेगा उसका। तो हमेशा कोशिश करिए कि विश करने से ज्यादा बेटर है फोकस किया जाए कि इससे अच्छा तो मैं कुछ कर लेता हूं, और कुछ करेंगे तो वो ज्यादा बेटर है, और वही आपको करना भी है। कोई भी आपकी जगह आके कुछ नहीं करने वाला है, और करेगा भी अगर थोड़ी देर के लिए, उसके बाद में फिर करना ही आपको है। ठीक है, तो बॉडी भी अपना काम खुद से ही करती है, बॉडी भी इसी तरीके से बनाई गई है हमारी। अगर देखा जाए, अगर इसको यूज करना बंद कर देंगे तो ये डस्टबिन बन जाएगी, एक तरीके से बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। और जितना इसको ज्यादा यूज किया जाएगा उतना ही देखिए कितनी अच्छी बॉडी बन जाती है, 6 पैक ऐप बन जाते हैं, और कितनी अच्छी बॉडी लोग बना लेते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से आप बॉडी को यूज करेंगे, तो बॉडी यूज करने के लिए तो उसको अच्छे से यूज किया जाए, अपने माइंड को अच्छे से यूज किया जाए, और अपना जो भी गोल बना रखा है, जो भी टारगेट है, उसको अचीव किया जाए। ओके, आज 18 मई है, देख लेते हैं कौन से आर्टिकल हम लोगों को डिस्कस करने हैं। देखिए एक बात और बता देता हूं, यहाँ पे जो वीडियो हम डिस्कस करेंगे उस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन पूछूंगा मैं, जैसे मान लीजिए कल जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछे थे उनका आंसर आज दिया जाएगा। ठीक है, और जो आज क्वेश्चन पूछूंगा उनका आंसर कल दिया जाएगा इसी वीडियो के अंदर। ठीक है ना, तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। इसके अलावा यार देखिए आज वीडियो लेट हो गया क्योंकि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो गई कल, उसमें गूगल के हेड ऑफिस में गए हुए थे गुड़गांव में, तो वहां से आने में रात 2 बज गए। तो इसके बाद फिर मुझे लगा कि वीडियो बनाकर सोता हूँ, वो PPT वगैरह बना के सोता हूँ, तो फिर क्योंकि आज भी जाना है तो इसलिए अगर वो भी नहीं कर पाता, अगर सो नहीं पाता तो फिर बिल्कुल भी वीडियो भी अच्छे तरीके से बोल नहीं पाता, एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो इसलिए और ज्यादा लेट हो जाता। तो फिर सोचा मैंने थोड़ा लेट हो जाएगा तो आज 1-1.5 घंटा वीडियो लेट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा कोऑपरेट करिएगा प्लीज। आइए देख लेते हैं अब। ये यहाँ पे पेन ड्राइव के कोर्स अवेलेबल हैं, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप लोगों को तो यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। ये वाला फर्स्ट आर्टिकल फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट के बारे में मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन भी पूछा था, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये कि किस तरीके से फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी, फिस्कल डेफिसिट स्टेटों का है और किस तरीके से होना चाहिए उसको। जो NK नायक कमेटी सेट की गई थी जिससे मैंने आप लोगों को क्वेश्चन भी पूछा था, तो उसका आंसर है ये। तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल को अच्छे से डिस्कस करेंगे। पूरा जो इकोनॉमिक सर्वे में भी डिस्कस किया गया है इस ईयर का, उसको भी इसमें, उसके भी पॉइंट इसमें इंक्लूड कर लूंगा मैं। ठीक है, ये वन रोड वन बेड से रिलेटेड आर्टिकल है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं, पर लेकिन कुछ पॉइंट है जो इसमें से निकाल लेंगे और हम लोग देखेंगे क्या क्या इंडिया के इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया, और क्या सजेशन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अभी श्रीलंका की विजिट पर गए थे, तो वहां की विजिट पर उनको क्या क्या चीजें उन्होंने देखी और क्या क्या हम लोग वहां पे एक तरीके से उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, और उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है और क्या हमको और करना चाहिए उसके बारे में। ये फिर से ईरान के इलेक्शन से रिलेटेड है। हसन रूहानी जी जो वहां के अभी प्रेसिडेंट है, वो एक तरीके से जब से डोनाल्ड ट्रंप चुन के आए हैं तब से वहां पे देखिए उनका क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा होने लगा, क्योंकि एक साइड में डोनाल्ड ट्रंप है, एक साइड में हसन रूहानी जी है। हसन रूहानी जी वेस्ट कंट्री, जितनी भी वेस्टर्न कंट्री है, जो P5+1 की बात हम लोगों ने की थी, तो उन कंट्रियों की साइड में हसन रूहानी जी मतलब उनकी साइड को टिल्टेड हो रहे हैं, उनकी बातें मान रहे हैं। पर लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आके और ज्यादा सैंक्शन लगाने उनके ऊपर स्टार्ट कर दिए हैं। तो जो यहाँ की जनता है वो बहुत ही रोष में हो गई है, एक तरीके से बोल रही है कि एक तरीके से तो वो सैंक्शन लगा रहे हैं हम लोगों के ऊपर, और आप है कि उनकी तरफ कोई टिल्टेड हुए जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसके बारे में देखिए, जब इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद फिर आर्टिकल को और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो वही सब चीजें यहाँ पे अभी डिस्कस की गई है। ओके, बहुत ही अच्छे आर्टिकल डिस्कस किया गया यहाँ पे। आर्टिकल 142 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है कि किसी भी हद तक जाकर आपको जस्टिस प्रोवाइड कराना है, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल है। क्या क्या रिलेटेड उससे केस है, तो इस आर्टिकल के बारे में देखेंगे, और क्यों इसका क्रिटिसिज्म भी किया गया है थोड़ा बहुत, तो उसके बारे में भी चीजें देखेंगे। ठीक है, ये यूरोपियन यूनियन के बारे में। यूरोपियन यूनियन में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और फिस्कल स्टिमुलस की बात यहाँ पे की गई है। तो फिस्कल स्टिमुलस एक बार बता देता हूं मैं आप लोगों को, वही इसमें कॉन्सेप्ट है बस। फिस्कल स्टिमुलस होता है एक तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा मतलब एक तरीके से टैक्स को तो लोअर कर देना। अगर टैक्स लोअर करेगी तो जनता के हाथ में ज्यादा पैसा रहेगा, तो जैसे टैक्स लोअर कर दिया, जनता के हाथ में पैसा रहेगा तो डिमांड ज्यादा बढ़ेगी और सप्लाई ज्यादा बढ़ेगी, तो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए फिस्कल स्टिमुलस किया जाता है। ठीक है ना,
तो फिस्कल स्टिमुलस का ये कॉन्सेप्ट आता है निकल के, आप लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे के लेक्चर सुने होंगे, उनमें भी इसका काफी जिक्र किया गया है और वहां पे डिटेल में चीजें एक्सप्लेन भी की गई हैं, ठीक है। तो फिस्कल स्टिमुलस का नॉर्मल सा फंडा यही होता है कि अगर इकोनॉमी अच्छे लेवल पे नहीं चल रही है तो किस तरीके से इकोनॉमी को एक अच्छे लेवल पे लेके चलना है, किस तरीके से ग्रोथ बढ़ाना है, तो उन चीजों पे सब पे फोकस किया जाता है, ठीक है। ये वाला आर्टिकल 2 दिनों से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि आईआईपी, ठीक है ना, जो इंडेक्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से रिलेटेड है उससे रिलेटेड, और दूसरा डब्ल्यूपीआई, ठीक है ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो इनके बेस दोनों के एक साथ में कर दिए गए हैं। 2004 से था इसका, 4-5 था, उसको चेंज करके 2011 और 12 कर दिया गया है। तो उसी से रिलेटेड इम्पैक्ट, उसी से रिलेटेड बातें की गई हैं। फिर से यहाँ पे वही बातें हैं कि बास्केट में जो पहले प्रोडक्ट रखे गए थे अब उनको भी बढ़ा दिया गया है। पहले जो प्रोडक्ट थे, बताइए, अच्छा कल बताया था मैंने, कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, पहले कितने प्रोडक्ट थे, अब कितने प्रोडक्ट यहाँ पे कर दिए गए हैं, मतलब कितने इसमें बास्केट में कितने आइटम थे पहले, अब कितने आइटम कर दिए गए हैं, एक तो ये बताना है आप लोगों को, ठीक है ना। यहाँ पे तो देखिए वही बात हो जाती है यहाँ पे। और इसके अलावा एक बात और थी यहाँ पे याद रखने वाली, यहाँ पे जो अब की बार जो ऐड किया गया है इलेक्ट्रिसिटी के साथ में रिन्यूएबल एनर्जी को भी ऐड कर दिया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जानते हैं सोलर पावर पे कितना हमारा फोकस चल रहा है। तो वो भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, जिससे आगे देखने को मिलेगा इन प्रोजेक्टों की वजह से कि जितना भी ज्यादा, देखिए यहाँ पे पहले जो चीजें रहती थी, पहले आइटम कुछ और की हुआ करते थे, पहले क्या यूज किया करते थे, नॉर्मल मोबाइल फोन यूज किया करते थे। आज की डेट में टच स्क्रीन चल रहा है, ठीक है, सबके हाथ में टच स्क्रीन मिलेगा आज की डेट में। इसी तरीके से पहले लोग बाग साइकिल पे चला करते थे, आज की डेट में सब, पहले साइकिल पे चलते थे, आज की डेट में सब स्कूटर पे चल रहे हैं, बाइक पे चल रहे हैं, फिर गाड़ियों में चल रहे हैं। तो जिस तरीके से चीजें चेंज होती जा रही हैं उसी तरीके से वहां पे आइटम भी चेंज किए गए हैं, इसी वजह से, जिससे कि हमारे यहाँ पे जो ग्रोथ हो रहा है उसका एग्जैक्ट पता चल सके, कितना ग्रोथ हो रहा है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो रहा है, और कितना इंडस्ट्रियल जो हमारा सेक्टर है उसमें कितना ज्यादा फायदा हो रहा है, कितना ज्यादा ग्रोथ हो रहा है। तो उन सब चीजों को साथ में रखा जाए, तो जिससे कि ग्रोथ का अच्छे से पता चल जाए। तो इसलिए डब्ल्यूपीआई और सीपीआई, वो डब्ल्यूपीआई और क्या नाम है इसका, आईआईपी साथ में किए गए हैं, ठीक है। सीपीआई का तो अलग कॉन्सेप्ट है। देखिए ये होते हैं नॉर्मली किसके लिए होते हैं, इन्फ्लेशन के लिए होते हैं। इन्फ्लेशन काउंट करने के लिए कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, तो ये उसके इंडिकेटर होते हैं उसको काउंट करने के लिए। अगर सबको साथ में रखा जाएगा, एक बेस प्राइस सबका रखा जाएगा, वही बात हो गई ना। जैसे मान लीजिए आप लोग वैसे तो पढ़ते आ रहे हैं कई कई सालों से, पर लेकिन एग्जैक्ट पढ़ाई कब से स्टार्ट करिए कि हाँ बस अब तो एग्जाम देना है, अब तो क्रैक करना है, तो वो वाला जो स्टेप होता है तो वो सबसे सही रहता है। इसीलिए यहाँ पे अब 2011-12 कर दिया गया है इसको, तो 2011-12 से अब सबको साथ में रखा जाएगा, तो सबका एक परफॉर्मेंस निकल के आएगी, किसकी अच्छी परफॉर्मेंस है, किसकी बुरी परफॉर्मेंस है, तो उस पर पूरा फोकस दिया जाएगा और फिर ग्रोथ अच्छे से निकल के आएगी। और डिमोनेटाइजेशन भी हमारे यहाँ पे हुआ था, डिमोनेटाइजेशन की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ रहा था, हम लोगों ने ये देखा था इकोनॉमिक सर्वे में भी कि ये आगे आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म इंपैक्ट यहाँ पे देखा गया था। तो जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पड़ रहा था तो उसके बारे में भी सुनने को मिला था, ये लॉन्ग टर्म कितना लॉन्ग टर्म होने वाला है, ठीक है, तो वो बातें भी दिख रही थी। तो अब जो नेक्स्ट वाला अभी हमारा जीडीपी का एस्टिमेशन आने वाला है, तो उसमें पता चलेगा कि वहां से कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है, और जो ये इंडिकेटर चेंज किए गए हैं इनसे एक अच्छा एस्टिमेट और निकल के आएगा, एग्जैक्ट पता चल पाएगा कि कहाँ पे कितना ग्रोथ है और कहाँ पे कितना नेगेटिव में जा रही है चीजें। ओके, देखिए फिस्कल पॉलिसी वाला जो आर्टिकल है, पहले उससे पहले थोड़ा डिटेल्स हल्की सी बेसिक्स जान लेते हैं बैकग्राउंड में। देखिए ये सब चीजें जो हैं आप लोगों को कई बार मैं बता भी चुका हूं, आरबीआई के द्वारा हैंडल की जाती है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हैंडल की जाती है फिस्कल पॉलिसी। पर जो दोनों का पर्पज होता है, दोनों के जो गोल होते हैं वो क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या रहेगा, या फिर इन्फ्लेशन को किस तरीके से कंट्रोल करना है, सोशल स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो ये सारे इनका एक तरीके से गोल रहते हैं जिसमें फोकस देके चला जाता है, ठीक है। और फिस्कल का वर्ड भी देखिए, फिस्कल का जो वर्ड होता है, अगर फिस्क को आप लोग देखें तो फ्रांस जो वर्ड है उससे निकल के आ रहा है, ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में बात की जाती है। और फिस्कल पॉलिसी होती है कितना हमारे यहाँ पे रिवेन्यू हो रहा है और कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो एक साल के लगभग में उसको निकाला जाता है, टारगेट रखा जाता है 1 ईयर का, तो 1 ईयर में कितना ज्यादा वो हो रहा है, कितनी चीजें कम हो रही है, तो उसके बेस पे डेवलपमेंट देखा जाता है, ठीक है ना, तो यही निकाला जाता है। तो यहीं पे जो फिस्कल डेफिसिट और फिस्कल सरप्लस होता है वो यहीं से निकल के आता है कि कितना क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना। ये मैनियार्ड का तो आप लोगों को नाम मैंने पहले भी बताया था, कल भी हम लोगों ने जिक्र किया था, केनीज, मैनियार्ड, केनीज, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड कि किस तरीके से रिसेशन के टाइम पे हमको टैकल करके चलना है। आप लोगों को पता है 1930 में बहुत ही हाई वाला रिसेशन आया था, उस टाइम पे सारी इकोनॉमी बिल्कुल ठप पड़ गई थी, तो तब जाके इस तरीके का कॉन्सेप्ट निकल के आया था। तो थोड़ी ये इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन आप इनको बोल सकते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा याद रखिएगा। अब थोड़ा सा और बेसिक्स जान लेते हैं यहाँ पे, जो हमने इकोनॉमिक सर्वे में भी चीजें देखी गई होगी तो उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड द बजट मैनेजमेंट एक्ट के बारे में बात की गई है, तो ये 2003 में निकल के आया। 2003 में ये डिसाइड किया गया कि किस तरीके से गवर्नमेंट का कहाँ पे खर्चा करना है, गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना है, कहाँ से उसका रिवेन्यू आ रहा है। तो देखिए अगर आपका रिवेन्यू ज्यादा है एक्सपेंडिचर से,
अगर आपका रिवेन्यू ज्यादा है, रिवेन्यू आप 100 रुपए डेली कमा रहे हैं और एक्सपेंडिचर 90 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो आपके पास में 10 रुपए सरप्लस रहेंगे, ठीक है ना। पर लेकिन अगर अपोजिट हो जाए, 90 रुपीज आप कमा रहे हैं और 100 रुपीज खर्च कर रहे हैं, तो 10 रुपीज आपके पास में डेफिसिट हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरे साल में जितना चीजों से निकल के आता है, पूरे साल में कहां से रिवेन्यू आ रहा है और कहां पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो वो पूरा फिस्कल ईयर निकाला जाता है, तो उसको बोलते हैं डेफिसिट। फिस्कल ईयर डेफिसिट जब पूरे साल का निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर रिवेन्यू डेफिसिट निकालते हैं, तो रिवेन्यू डेफिसिट किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का लिए ले लीजिए। मान लीजिए हमको कहीं पे डैम बनाना है, तो डैम में हमको वहां पे चाहिए 10,000 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है ना। तो वहां पे चाहिए इतने रुपए हमको, लेकिन हमारे पास में कितने हैं, हमारे पास में ओनली 9,000 करोड़ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो वहां पे इतना पैसा चाहिए, पर लेकिन हमारे पास में है यहाँ पे, तो यहाँ पे रिवेन्यू डेफिसिट बोलेंगे। इस तरीके से प्रॉपर प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे इतने आपको पास में कमी है। तो दोनों चीजों को अगर देखा जाए तो काम क्या होता है, अगर दोनों चीजें गवर्नमेंट ढंग से सेट करके चले कि कहाँ पे कितना खर्चा होना है, कहाँ पे कितनी कमाई आ रही है, अगर जैसे कि आपकी पॉकेट का ही फोकस किया जाए कि पैसा कितना मिल रहा है और हमको खर्च कितना कर रहा है, अगर आप एक प्रॉपर वे में देखिए, हर एक इंसान को अपनी लाइफ में ये अपने ऊपर फोकस रखना चाहिए, कहाँ पे हमारा खर्चा आ रहा है और कहाँ से हमारा खर्चा आ रहा है और कहाँ पे हम खर्च कर रहे हैं। तो ये कम से कम पता होना चाहिए हर टाइम, और उसको माइंड में रख के ही खर्च करना चाहिए। तो देखिए, जो फिस्कल इसके जो टारगेट दिया गया था एक्ट के तहत, उस टाइम पे बोला गया था कि फिस्कल डेफिसिट है उसको रिड्यूस करना है, ठीक है ना, और इकोनॉमी को इंप्रूव करना है। इकोनॉमी में मैक्रो इकोनॉमी बोला गया था। मैक्रो और माइक्रो में आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा, कई बार बता चुके हैं। माइक्रो होता है छोटे लेवल पे चीजें की जाती है, एक घर में देखी जाए, अगर एक फैक्ट्री में देखी जाए, अगर एक सिटी में देखी जाए, तो मैक्रो लेवल पे हो गया वो। पर लेकिन अगर कंट्री का पूरा देखा जाए, पूरे वर्ल्ड का देखा जाए, तो वो माइक्रो लेवल पे हो गया, ठीक है। तो जो माइक्रो लेवल पे चीजें काउंट होती है, जो टारगेट रखा गया था वो 3% डेफिसिट को रखा गया था कि 3% करना है जीडीपी का। तो जीडीपी का 3% 2008 में रखा गया था, 2008 में। उसके बाद में रिसेशन आ गया, तो सारी चीजें इधर उधर हो गई, तो फिर से इसको रिवाइज कर दिया गया था। और एनके सिंह की कमेटी भी बैठी थी कि क्या अब अपना टारगेट होना चाहिए, तो उस टारगेट को क्या होना चाहिए, एनके सिंह की कमेटी को डिसाइड करने के लिए बोला गया था। और एनके सिंह की कमेटी ने डिसाइड करके अपनी रिपोर्ट भी दी। तो यहाँ पे रिपोर्ट निकल के आई, ये देखिए, ये वाली रिपोर्ट निकल के आई यहाँ पे, ठीक है ना। तो डेब्ट टू जो जीडीपी रेशियो है, उनका एक अलग कॉन्सेप्ट निकल के आया। डेब्ट मतलब कितना उधार ले रखा है और जीडीपी क्या है, तो उसके साथ में जो रेशो निकल के आया है, तो यहाँ पे जो बोला गया है, अभी तो 50% के लगभग 2016 में इसका रखा गया है टारगेट जो बोला गया है। और नेक्स्ट जो इसका लगभग 38% 2022 तक इसको बोला गया कि इतना करना है इस रेशो को, ठीक है ना। इसी तरीके से जो फिस्कल डेफिसिट और रिवेन्यू डेफिसिट है, वो भी हम लोगों को घटा के, जो रेड वाला है वो रिवेन्यू डेफिसिट है, वो 0.8 पे लेके आना है 2022 तक, और 2.5 पे लेके आना है जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है। तो ये टारगेट है, आप लोगों को याद रखना है। ये एनके सिंह की कमेटी है, जो कि FRBM फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के तहत में इनको डिसाइड किया गया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और प्रीलिम्स में तो खासकर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा याद रखिएगा। तो अब देखिए, यहाँ पे इस आर्टिकल को देख लेते हैं। अब आर्टिकल के अंदर क्या बोला गया है। आर्टिकल के अंदर देखिए कई सारी चीजें बोली गई हैं। हमारे यहाँ पे 29 स्टेट है, तो 29 स्टेट का जो एक तरीके से फिस्कल डेफिसिट हो रहा है आज की डेट में, वो लगभग 3% बैठ रहा है स्टेटों का जो निकल के आ रहा है, ठीक है ना। जो स्टेटों का अगर पिछले कुछ टाइम में देखा जाए, यहाँ पे देखा गया है कि 2011-12 से 2015-16 तक जो है एवरेज जो बातें की जा रही थी 2.5, ठीक है ना। तो तब भी ये बातें की जा रही थी, पर लेकिन चीजें उतने लेवल पे नहीं हो पाई जितने लेवल पे चीजें करनी थी। देखिए, इसके लिए कई बातें इन्होंने बोली है यहाँ पे कि क्यों ये इतना चीजें बढ़ रही हैं। एक तो सबसे बड़ा जो बात बोली गई है वो क्या है, जो हमारे यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, देखिए इनमें बहुत ही ज्यादा डेफिसिट रहता है, इतनी कमाई नहीं हो पाती है जितनी होनी चाहिए, और उतना जनरेशन भी नहीं होता है जितना करना चाहिए। स्टेटों ने एक्सपेक्ट किया था कि कितना हो जाए, 2.6% हो जाए, पर लेकिन एवरेज से भी ये कम है। अगर देखा जाए, एवरेज लगाया था 2.5 और यहाँ पे 3 की बात चल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी देखा जाए फिस्कल डेफिसिट, इन्होंने भी दिस ईयर मतलब अभी जो साल चल रहा है उसका देखा था इन्होंने 3.2% ऑफ द जीडीपी। तो इसका रीजन क्या बोला गया, एक तो दो रीजन, एक तो मतलब पुराने अगर चीजों को देखा जाए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था उस टाइम पे 1991 में, जब हमारे यहाँ पे रिफॉर्म किए गए थे, हमारी इकोनॉमी को ओपन किया गया था, एलपीजी रिफॉर्म जिनको बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। मतलब जो हमारे यहाँ पे लिबरल मतलब जो भी सेक्टर थे गवर्नमेंट के हाथ में, उनको छोड़ दिया गया, इकोनॉमी को लिबरल कर दिया गया, प्राइवेट कर दी गई चीजें, और ग्लोबलाइज कंपनी को आने के लिए अलाउड कर दिया गया, जिनको एमएनसीज भी बोला जाता है, ठीक है।
तो इन चीजों पे सब पे फोकस देके चला गया। तो उस टाइम पे एक चीजें हुई जिससे बहुत ज्यादा क्राइसिस इकोनॉमी में हुआ, और इसके बाद में जो करेंसी ट्रम्बल हो रही है, एक तरीके से हमारी देखिए करेंसी आज की डेट में 64 के लगभग डॉलर की कीमत चल रही है रुपये की, तो ये घटती जा रही है बहुत ज्यादा। एक टाइम हुआ करता था 20 30 25 तक, मतलब 40 तक भी हुआ करती थी कुछ साल पहले, तो इतनी ज्यादा कम होती जा रही है। तो जितनी जितनी हमारे यहाँ पे के हमारे रुपये की वैल्यू कमजोर हो जाती है, तो इसलिए इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, हम बहुत ही ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो एक्सपोर्ट की वजह से हमको ज्यादा पे करने पड़ते हैं उसी डॉलर की वैल्यू। तो वहां पे मान लीजिए पहले हमने $1 का सामान खरीदा, तो $1 के लिए पहले हम 40 रुपए पे कर रहे थे, $1 का कोई सामान खरीद के लाए, अब हम उसी डॉलर के लिए 20 रुपीज ज्यादा पे कर रहे हैं। अब सोचिए हम कितना पेट्रोल किया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उससे कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये स्टेटों के लिए इन्होंने बोला है, स्टेटों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के बारे में है, जिसको उदय का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, उदय स्कीम के बारे में सुना होगा बहुत ज्यादा है। तो उदय स्कीम के बारे में देख लेते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस, एम मतलब उज्ज्वल डिस्कम एश्योरेंस इसको बोला गया था। मतलब क्या था इसका, कि स्टेटों को किसी न किसी तरीके से जो बिजली प्रोड्यूस करते हैं उसको कंट्रोल करना है, कि किस तरीके से बिजली का जो काम है, मतलब ये प्रोड्यूस तो करते हैं पर लेकिन जितनी प्रोड्यूस करनी चाहिए उतनी नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं, और जो प्रोड्यूस करने के बाद भी ये डेफिसिट में चले जाते हैं, इनको जितना रिवेन्यू मिलना चाहिए इतना नहीं मिल पाता है। पास्ट में क्या होता था, जो स्टेट होता था जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट भी स्टेटों का बढ़ता था, वो क्या करता था, जितना भी उनको खर्चा हो रहा है, जो जितना भी उनकी कमी आ रही है, उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है, स्टेट उसको पे कर देता था। प्रेजेंट में क्या है, बोला गया है कि क्वालिटी बढ़ाओ चीजों की, एफिशिएंसी बढ़ाओ चीजों की, और जो टैरिफ रेट है थोड़ा लाइट का वो भी बढ़ाओ, ठीक है ना। फ्यूचर में क्या बोला जा रहा है, एक बजटरी डिसिप्लिन, जिसके लिए से फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट के बारे में बात की गई है, तो वो बना के चलना है। और उसी तरीके से फ्यूचर में जो बैंक लैंड करते हैं, बैंक से जो मनी ली जाती है, उसके बारे में भी अच्छे से फोकस किया जाएगा। देखिए हमने ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम के बारे में भी देखा था। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या होती थी, देखिए बैंक एक साइड में पैसे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, पर दूसरी साइड में जो इंडस्ट्रीज है, आप यही ले लीजिए बिजली वाली, जो बिजली प्रोड्यूस करती है, इनको पैसा दे दिया जाता है, पर लेकिन ये क्या होता है, पैसा तो ले लेते हैं पर लेकिन इनको प्रॉफिट नहीं हो पाता है, तो प्रॉफिट की वजह से जो लोन लिया है वो लोन भी नहीं ले पाते हैं। तो इस तरीके से प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में एनपीए इतना ज्यादा बढ़ चुका है आज की डेट में, जिसके ऊपर वर्क करने के लिए आरबीआई ने भी कमेटी सेट की है, और भी कई जगह फोकस करने की बात की गई है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये सारी बातें निकल के आती हैं कि किस तरीके से इकोनॉमी को अच्छे लेवल पे लेके चलना है। तो उसीलिए ये एनके सिंह की कमेटी बैठी थी, उसीलिए उन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि जिससे कि इकोनॉमी को एक ट्रैक पे लेके आया जा सके, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या बातों में प्रॉब्लम थी, देखिए एक प्राइवेट सेक्टर के पास में जब पैसा नहीं रह रहा है, प्राइवेट सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा है, तो वो भी एक तरीके से इल्यूसिव दिख रहा है, मायावी दिख रहा है, कि मतलब चीजें सोच तो रही है कि चीजें हो रही हैं पर लेकिन दिखाई कहीं नहीं दे रहा है। इसी तरीके से जो ग्रोथ है हमारा एक तरीके से स्टैग्नेटेड हो गया था, रुक गया था, ठीक है। तो उसी बात को भी यहाँ पे बोला गया कि आज की डेट में जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है वो स्टेटों के द्वारा, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन पे ले लीजिए, या फिर इरिगेशन पे ले लीजिए, पावर पे ले लीजिए, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर देखा जाए जो कि इन प्रोजेक्ट पे एक्सपेंड किया जा रहा है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एक तरीके से जो जीडीपी का प्रोपोर्शन है वो स्टेट का सेंटर से भी ज्यादा हो चुका है आज की, मतलब 2011-12 से अगर देखा जाए आज तक। तो स्टेट खर्चा तो कर रहे हैं पर लेकिन खर्चा करने के बाद भी जो प्रोडक्टिविटी निकल के आ रही है वो नहीं निकल के आ रही है, ठीक है। तो उसी चीज पे फोकस किया जा रहा है। और जैसे कि हम लोगों ने देखा था फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई थी, ठीक है ना, बताइएगा कौन से फाइनेंस कमीशन के तहत जो ये 32 से 42% कर दिया गया था, जो कि टैक्स का जो एक तरीके से टैक्स जो देना होता है, मतलब जिस तरीके से सेंटर टैक्स इकट्ठा करते हैं, टैक्स और मिलके सेंटर और स्टेट, तो फिर जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, पहले 32% दिया जाता था, अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया, 42% कर दिया गया। तो आप लोगों को बताना है कौन से फाइनेंस कमीशन के द्वारा ये किया गया है, ठीक है ना, उनका नाम भी लिखिएगा आप लोग, ठीक है। तो 13, 14, 15 जो भी है उनका नाम भी लिखिएगा, ओके। और इसके अलावा देखिए क्या बात है, इसके अलावा ये बोला गया था स्टेटों को कि जो टैक्स है आप लोगों को उसका रिवेन्यू, मतलब ये माना जा रहा था टोटल रिवेन्यू 10% तक करना है, ठीक है, पर लेकिन वो भी वो 7.7% तक कर पाए। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है सारे एरिया में, जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है और इकोनॉमी ढंग से काम नहीं कर रही है। पर लेकिन आने वाले टाइम में ये बोला जा रहा है, एक तो सबसे पहली बात है कि जीएसटी आने वाला है, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ठीक है। तो जो लूप होल रहता था, कास्केडिंग रहती थी टैक्स में, वो कम हो जाएगी, जो विसंगति जितनी भी थी इसमें यहाँ पे। दूसरी बात क्या बोली जा रही है, देखिए पे कमीशन आ गया, लोगों के हाथ में पैसा आया है, तो उसका भी देखिए पे कमीशन आया, एक तरीके से उसमें भी कुछ चीजें नेगेटिव होती है, कुछ चीजें पॉजिटिव होती है, हर एक चीज का कुछ, देखिए हर एक चीज को अगर नॉर्मल तरीके से देखा चला है, पानी भी देख लीजिए, अगर आप एक प्रॉपर वे में पानी पीते हैं तो सही है, पर लेकिन अगर ज्यादा पी लेते हैं तो वो भी नुकसान कर देगा।
तो देखिए पे कमीशन आया एक तरीके से, तो गवर्नमेंट पे इसका बर्डन पड़ेगा, पर दूसरी साइड में लोगों के पास में पैसा भी रहेगा, इस तरीके से लोग खर्च भी करेंगे तो डिमांड एंड सप्लाई भी बढ़ेगी। तो दोनों बातें देखने वाली होती है यहाँ पे। एनके सिंह पैनल ने जो कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी है उनको भी इंप्लीमेंट किया जाएगा। जीएसटी आया है, पेमेंट कमीशन, पे कमीशन आया है, और ये क्या बोलते हैं, एनके सिंह ने अपनी कमेटी की रिकमेंडेशन दी है फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड। तो ये सारी चीजें इंप्लीमेंट की जाएंगी तो कहीं ना कहीं चीजें जो है वो ट्रैक पे आनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। और इसके अलावा जो बोला गया, स्टेट को बोला गया है 20% डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, जो कि सेंटर को कितना बोला गया है, सेंटर को मैंने आप लोगों को यहाँ दिखाया, सेंटर को बोला गया 38% के करीब, लगभग 22 तक, और स्टेटों को जो टारगेट दिया गया है वो हम लोग यहाँ पे देख ही रहे हैं। तो ये चीज भी देखने को यहाँ पे मिल रही है कि स्टेटों को इतना ज्यादा ये करना है, तो अगर सब चीजें इस तरीके से लेके चलेंगे, ठीक है, तो जो प्रॉब्लम आ रही है इकोनॉमी में फिर उसको हैंडल किया जा सकता है, और सेंटर को ही नहीं स्टेट को भी मिलकर साथ में काम करना है। और आने वाले टाइम में कौन सा होना है, 15th फाइनेंस कमीशन भी अब आने वाला है, तो बताना है किस आर्टिकल के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के इसको बनाया जाता है फाइनेंस कमीशन को, और इसका टाइम पीरियड क्या रहता है वो भी आप लोगों को बताना है। फिर कल जब इसका आंसर दूंगा अच्छे से फाइनेंस कमीशन के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, पूरी क्या क्या इसकी ये होता है, क्या क्राइटेरिया होता है, और कैसे कैसे कहाँ पे रखा गया है, ठीक है ना। आज आप इसका आंसर दीजिएगा। ये यहाँ पे वन रोड वन बेल्ट वाला प्रोजेक्ट है, इसके मैंने नोट्स तो बना दिए हैं, वैसे तो सारी चीजें आप लोगों को पता है, पर लेकिन आप लोगों का रिवीजन हो जाए इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से। देखिए वन रोड वन बेल्ट भी बोलते हैं इसको, सिल्क रूट भी बोला जाता है इसको बेल्ट रोड प्रोजेक्ट भी बोला जाता है, बहुत सारे इसी के नाम है ये सारे, अगर देखा जाए तो मिला के। तो है क्या, चाइना ने प्रोजेक्ट किया था, इसको बोला गया था ये ऊपर वाली रोड है और नीचे वाली, मतलब ऊपर तो जो रोड से होते हैं जमीन से जा रही है उसको रोड बोला गया, और नीचे वाली को बेल्ट बोला गया, जो कि वाटर से कनेक्टेड की गई है। तो वन रोड वन बेल्ट बोला गया, इसको कनेक्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। तो ये चाइना के द्वारा प्रपोज किया गया, तो जब से प्रपोज किया गया तब जाके अब इसकी मीटिंग हुई है चाइना में। तो जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में सारी कंट्री लगभग गई, मतलब मैक्सिमम कंट्री गई है, सारी तो नहीं, सारी बोलेंगे तो इंडिया भी आ जाएगा जो कि नहीं गया है। तो इंडिया ने इसको बाइकआउट किया है। तो इंडिया का जो बाइकआउट करने का रीजन है वो क्या है, वो है ये है गिलगित बल्तिस्तान रीजन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से होते हुए वो जाता है, और उसमें इसका नाम भी रखा गया है, प्रोजेक्ट का क्या नाम रखा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस वाले रीजन को चाइना का पोर्शन हम लोगों ने मान लिया है। तो हमारी गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट दिखाते हुए अपना ये रीजन दिया है कि हम इसको इसलिए हम इसको ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे एरिया से होते हुए जाता है, और हमारी सोवरेनिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो सोवरेनिटी हमारी होती है, हमारी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसको हार्म पहुंचाता है ये। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर जिक्र किया गया है। तो है क्या, देखिए हमने हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है उसने इसके ऊपर 3 चीजें बोली हैं। एक तो सबसे पहला यही बोला है कि हमारी सोवरेनिटी को हर्ट कर रहा है और इसको कहीं और से निकालिए, इसका नाम चेंज कीजिए, तो एक बार को हम सोच सकते हैं इसमें इंक्लूड होने के लिए। दूसरा क्या बोला गया है, चाइना जो चाह रहा है आज की डेट में सबको कंट्रोल करना चाह रहा है, सबको एक न्यू कॉलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट बोला गया था, एक तरीके से इकोनॉमिक ट्रैप में डाल देना लोगों को, मतलब एक तरीके से सबकी इकोनॉमी को मतलब इनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी, कहीं ना कहीं चाइना का यहाँ पे अस्तित्व बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। और एक तरीके से डेब्ट क्राइसिस में पड़ जाएंगी चीजें, मतलब डेब्ट क्राइसिस कैसे, एक तरीके से जितने भी यहाँ पे कंट्री हैं, बांग्लादेश देख लीजिए, यहाँ पे श्रीलंका देख लीजिए, अभी तो चाइना इनको पैसे दे रहा है, पर लेकिन इनको पैसे रिटर्न भी करने हैं, दान थोड़ी ना, दान धर्मशाला थोड़ी ना चल रही है यहाँ पे। जब पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे, लोन का रिटर्न करना पड़ेगा, तो जो लोन का इंटरेस्ट भी रहेगा, तो इतना ज्यादा लोन दे दिया जाता है कि लोन का इंटरेस्ट पे करने के लिए भी इनको चाइना से फिर से लोन लेना पड़ता है, ठीक है। तो चाइना से फिर से लोन ले रहे हैं, तो इस तरीके से लोन का पे करने के लिए इसी तरीके से फिर से लोन लिया जा रहा है, तो एक डेब्ट साइकिल हो गई, लोन तो दूर हो गई पे करने की बात, इंटरेस्ट तक पे नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरीके से एक पूरी साइकिल बन जाती है, तो डेब्ट ट्रैप में फंस जाती है। तो यही कहीं हमारी कंट्री है वो वार्न भी किया था हमने लास्ट आर्टिकल जब डिस्कस किया था, कि चाइना इस तरीके से डेब्ट क्राइसिस में लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहा है, और अपनी एक तरीके से मतलब जिस तरीके से ये बोला गया कि जो ये सेंचुरी है वो एक तरीके से एशिया की सेंचुरी है, तो चाइना चाहता है कि इंडिया का उसमें नाम ही ना रहे कहीं, उसमें बस चाइना को देखा जाए, चाइना की सेंचुरी है, जिस तरीके से यूएसए की बात की जाती है। चाइना हमेशा एक बात और देखता है, हम जो हमेशा अपने आप को कंपेयर करते हैं चाइना के साथ में कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, चाइना अपने आप को यूएसए के साथ में कंपेयर करता है, चाइना चाहता ही नहीं है कि मुझे इंडिया के साथ में कंपेयर किया जाए। चाइना हमेशा ये बोलता है कि आप मुझे अपने साथ में क्यों कंपेयर कर रहे हैं, मेरा आपके साथ में कोई मतलब ही नहीं है, मेरा यूएसए के साथ में कंपेयर करो, मैं यूएसए की तरीके का वर्ल्ड पावर बन चुका हूँ, ठीक है। तो यही बातें यहाँ पे आती है, तो चाइना उन चीजों से चिड़ा रहता है हमेशा, तो चाइना चाहता है हर किसी तरीके से कि इंडिया को नीचा दिखा जाए हर टाइम, ठीक है। तो जहां पे भी आप नेपाल में ले लीजिए, या फिर भूटान में ले लीजिए, बांग्लादेश में ले लीजिए, श्रीलंका में ले लीजिए, जितने भी आसपास की कंट्री हैं, नेबर हैं जो हमारे, तो वहां पे चाइना एक जम के वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और खासकर पाकिस्तान के अंदर ले लीजिए, अब पाकिस्तान के अंदर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कल हम लोगों ने आर्टिकल भी डिस्कस किया था, पाकिस्तान की अपोजिशन है जो वहां पे बोल रही है कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर वाली लैंड है उस पे भी
मतलब प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, तो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। जो यहाँ की नॉर्मल पॉपुलेशन है, खाने पीने से रिलेटेड भी इशू बहुत ज्यादा हो जाएंगे यहाँ पे। इसके अलावा क्या बातें हैं, इसके अलावा ये बातें हैं, अगर ये चीजें इसी तरीके से चलती रही तो देखिए होता क्या है, चाहे जितने भी प्लान यहाँ पे बन रहे हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से रिलेटेड, चाइना खुद प्लान बना रहा है, पाकिस्तान से पूछ भी नहीं रहा है। मतलब एक तरीके से इनके यहाँ पे चीजें इंप्लीमेंट हो रही है और उनको काउंट भी नहीं किया जा रहा है। उनको बस ये बोला जा रहा है कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो आपके लिए कम है क्या, आपको और क्या चाहिए इसके अलावा। तो इस तरीके की बातें चाइना प्रस्तुत कर रहा है सामने लाके। तो एक तरीके से सामने वाले के बारे में सोचा ही नहीं जा रहा है, तो वहां भी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात ये बोली जा रही है, देखिए इंडिया को भी ये नहीं है कि इंडिया को वैसे ही बोला जा रहा है कि ज्वाइन कर लेना चाहिए, इंडिया को इसको ज्वाइन करना चाहिए, पर लेकिन इंडिया को एक प्रॉपर वे में चीजों को हैंडल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि साइड में जाके बैठ जाए कि मुझे तो ज्वाइन ही नहीं करना है, बच्चों की तरह कि मुझे तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, एक ह्यूज प्रोजेक्ट है, सारी कंट्री ज्वाइन कर रही है, इवन यहाँ तक यूएसए के इतने ज्यादा कंसर्न रहते हैं इसके साथ में, वो भी ज्वाइन कर रहा है। वियतनाम जैसी कंट्री ज्वाइन कर रहा है इसको आके, जिनके जो वहां के लीडर है पहले ही वहां पे गए बैठे हैं, उसके जो समिट हुई थी उससे पहले जाके बैठ गए थे। और भी कंट्री जो भी चिढ़ते हैं सारी, सब कंट्री इनके साथ में आके मिल रही है, ठीक है ना। इवन जो यूएन के वो चीफ है वो भी यहाँ पे आए हुए थे, तो सब आईएमएफ के चीफ भी यहाँ पे आए हुए थे इस मीटिंग में, तो सब यहाँ पे आए हुए हैं। तो फिर इंडिया को भी देखिए अपने इशू उनके साथ में उठाने चाहिए और इशू को सोल्व करके इस प्रोजेक्ट में अपने आप को जोड़ना चाहिए। वरना जिस तरीके से हम एक टाइम पे सोच रहे थे कि पाकिस्तान को हमको अलग करना है, एक तरीके से टेररिज्म के बेस पे पाकिस्तान को दुनिया से अलग करना है, अलग थलग डालना है, इंडिया अपने ही एरिया में होते हुए, जिसके नाम पे इंडियन ओशन जाना जाता है, उसी एरिया में होते हुए इंडिया को ही अलग थलग कर दिया जाएगा अगर इंडिया इस तरीके के प्रोजेक्ट में शामिल नहीं होगा। इंडिया को यह नहीं सोचना चाहिए कि चाइना का वर्चस्व बना रहेगा। क्या यहाँ पे अगर यूएसए ज्वाइन कर रहा है तो चाइना की हेजेमनी को एक्सेप्ट करने के लिए कर रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर जो आदमी अगर कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है आज के डेट में, अगर चाइना रहेगा, छोटी मोटी कंट्री रहेंगी, तो इस तरीके से चाइना को जाना जाएगा। पर अगर इंडिया भी इसमें आके अपना इंक्लूड हो जाता है तो इंडिया का भी नाम निकल के आएगा। और जो आसपास वाली कंट्री है, जिस तरीके से कल क्या हुआ था अभी श्रीलंका के जो लीडर हैं उन्होंने यहाँ पे बात भी उठाई थी जाके कि चाइना जो इंडिया का इश्यूज है, इंडिया इसको ज्वाइन नहीं कर रहा है, उनका इशू वैलिड है, तो आप लोगों को उनका भी इशू सोल्व करना चाहिए और तब इंडिया इसको ज्वाइन कर पाएगा। तो इस तरीके की बातें निकल के आ रही हैं, तो इशू को सोल्व करना चाहिए, इशू को बढ़ाना नहीं चाहिए। तो ये बातें यहाँ पे कंप्लीट बोली जा रही हैं। ओके, और दो तीन बातें और रिवीजन कर लेते हैं जो कि इस आर्टिकल में नहीं है, कल वाले आर्टिकल में हम लोगों ने डिस्कस की थी। जिस तरीके से देखिए क्या होता है, हम लोग जो AIB जो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर जो वाला बैंक है चाइना में, उसके हम पार्ट हैं। और भी कई सारे पार्ट हैं यहाँ पे जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, म्यांमार के साथ में मिलकर चल रहा है हमारा प्रोजेक्ट, उसके हम पार्ट है। तो इन सब प्रोजेक्ट के पार्ट है और ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में वन रोड वन बेल्ट का पार्ट है। तो वैसे तो हम उसका पार्ट हो ही चुके हैं अगर देखा जाए, तो वैसे हम इनडायरेक्ट वे में इसका पार्ट है कहीं ना कहीं छोटे और बड़े तौर पे, पर लेकिन हम डायरेक्ट उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके के इश्यूज में निकल के आ रहे हैं, तो हमको इन पे सब चीजों पे फोकस देकर चलना चाहिए, उन चीजों को हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये बातें यहाँ पे बोली जा रही है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया और श्रीलंका के बारे में। काफी दिनों के बाद में कोई प्राइम मिनिस्टर हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो श्रीलंका में गए हैं। यही प्राइम मिनिस्टर हैं, पहले भी यही गए थे, अभी यही गए हैं। इससे पहले बहुत दिनों पहले प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे गए थे। तो काफी दिनों बाद हमारे जो हेड की विजिट है यहाँ पे इस तरीके से हो रही है, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड आर्टिकल, और खासकर इंटरनल इतने ज्यादा एरिया में अंदर जाना, नॉरवुड जो यहाँ पे पहुंच गए हैं, तो यहाँ पे जाके उन्होंने स्पीच भी दी है। तो इतने अंदर जाना, तो ये भी पहली बार हो रहा है कि कोई प्राइम मिनिस्टर इतने अंदर जाके बातें कर रहा है, स्पीच दे रहा है अपनी, ठीक है। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सा फेस्टिवल था जिसपे यहाँ पे आके हमारे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी थे वहां पे चीफ गेस्ट थे? वो फेस्टिवल बुद्धिज्म से रिलेटेड था। आप लोगों को उसके बारे में आंसर देना है। कल फिर इसको मैं अच्छे से डिस्कस कर लूंगा जब आंसर दूंगा इसका, ठीक है ना। बाद में इसको फिर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा रैली की गई और उस रैली में लगभग 35,000 आदमी आए, ठीक है ना। छोटा सा एरिया था पर फिर भी 35,000 आदमी आना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो 35,000 आदमी आए। देखिए बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे हैं जो श्रीलंका को अगर ढंग से देखा जाए, तो श्रीलंका में अगर नॉर्थ वाला एरिया है, तो नॉर्थ वाले एरिया में हमारा तमिलियन वाले जो भाई हैं वो यहाँ पे जाके रहने लगे थे ब्रिटिश के टाइम पे, तो उनके साथ में इश्यूज रहते हैं। पढ़े लिखे अच्छे खासे हैं, जॉब अच्छी खासी करते थे पहले स्टार्टिंग में, पर लेकिन जो यहाँ की सिन्हाला कम्युनिटी है वो इनसे चिढ़ने लगी थी। क्यों? क्योंकि अच्छे लेवल के आदमी बहुत कम आदमी थे और गवर्नमेंट ऑफिस में सब जगह यही थी, मैक्सिमम इन्हीं की वहां पे चला करती थी, सिन्हाला कम्युनिटी की ज्यादा वहां पे नहीं चला करती थी। तो इसीलिए फिर यहाँ पे सॉरी एक मिनट, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगा। फिर प्रोटेस्ट होने के बाद में राजपक्षे जी की गवर्नमेंट थी 2009 में, देखा आप लोगों ने देखा होगा, लिट्टे वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा उभर के आई थी यहाँ पे, उनको दबाया भी गया, बहुत ज्यादा नरसंहार हुआ, जिसके ऊपर आज की डेट में भी जो यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट के केस है वो श्रीलंका के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। उन चीजों को देखते हुए कि यहाँ पे बहुत बड़ा नरसंहार हुआ है, बहुत आदमियों को यहाँ पे मारा गया है।
तो उस वाले एरिया में हम लोगों ने बहुत सारे आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं। हमने देखा था कि जो वो ऊपर वाला एरिया है वहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोगों के आज तक भी जमीन, यहाँ पे मतलब लोगों की जमीन हड़प ली गई है, आर्मी के कैंप लगे हुए हैं वहाँ पे आज तक भी। और वहाँ पे जो स्कूल है, हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी आर्मी के कैंप चल रहे हैं। वहाँ पे स्कूल में बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है, हॉस्पिटल में इलाज नहीं चलता है, तो सब जगह आर्मी पड़ी हुई है। स्किन की जमीन सबकी हड़प ली गई है। बहुत सारे आदमी मतलब एक बहुत ही स्पीशियस वे में वहां से गायब कर दिए गए हैं, मार दिए गए हैं, इधर उधर मार के उनको दफना दिया गया है, जो कि आज तक भी घर नहीं लौटे हैं और उनके बारे में कोई केस का पता नहीं है कि क्या चल रहा है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं यहाँ पे ऊपर वाले एरिया में। और इसके अलावा जो फिश का इशू है वो हम लोगों के बीच में चल ही रहता है। फिश कम्युनिटी से रिलेटेड हमारे यहाँ पे जो फिशर है वो थोड़े अमीर है, उनके पास में ट्रोलर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो बहुत सारी मछलियां मतलब एक तरीके से निकाल के ले जाते हैं, छोटी छोटी मछलियां भी निकाल के ले जाते हैं, जो कि आगे चल के बड़ी मछलियां बनती हैं। तो ये भी इनके इश्यूज रहते हैं बहुत ज्यादा। तो वो सब एक साइड वाले इशू है। इसके अलावा भी और कई सारी चीजें इंडिया और श्रीलंका के बीच में चलती रहती है। तो इसके अलावा क्या बातें हैं, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, जो कि अंदर वाले एरिया में गए हैं, तो वहां पे जो आदमी है वो आके मोदी जी से मिले हैं, उन्होंने एजुकेशन में असिस्टेंट की बात की है। देखिए इनके यहाँ पे जो एजुकेशन का लेवल है वो इतना अच्छा लेवल नहीं है। ये क्या मानते हैं कि इंडिया में एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात होती है इंग्लिश को लेके। इंडिया में इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी बहुत अच्छे लेवल पे बढ़ रही है आज की डेट में भी, और पहले से ही, क्योंकि हमारे यहाँ पे ब्रिटिश ने रूल किया है, तो उस वजह से हमारे यहाँ पे इंग्लिश फेवरेट होती जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा कोई भी कॉन्फ्रेंस अगर हो रही है, कहीं पे भी कोई जा रहा है, तो वहाँ पे इंग्लिश को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है, ठीक है। तो इसीलिए ये भी कुछ सोचते हैं कि हमारे यहाँ पे इंग्लिश की एजुकेशन बहुत अच्छी है, और खासकर साइंस और इसके ऊपर भी फोकस किया जाता है। तो इनके यहाँ पे टीचरों को भी बहुत ज्यादा कमी है, ठीक है। तो टीचर की कमी तो तभी पूरी होगी ना जब पढ़े लिखे आदमी होंगे। तो ये बोल रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा हमारे यहाँ पे फोकस किया जाए इन्हीं एरिया में लेके, एजुकेशन से रिलेटेड एरिया, जिससे कि लोग बाग पढ़ेंगे लिखेंगे, तो तभी तो आके अच्छे लेवल पे पहुंचेंगे, तभी तो आके इकोनॉमी अच्छे लेवल पे चलनी स्टार्ट होगी, तभी तो उनको एम्प्लॉयमेंट बनना स्टार्ट होगा, तो चीजें फोकस किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा हो पहले कि यहाँ पे राजपक्षे जी की गवर्नमेंट थी, तो राजपक्षे जी को हरा के तब जो नए लीडर अभी निकल के आए यहाँ पे, मैत्रीपाला सिरिसेना, तो इस तरीके से मतलब ये बोला गया था कि इंडियन जो गवर्नमेंट है, उनकी जो एजेंसी है रो, उन्होंने यहाँ पे इनको हराने का काम किया है। तो इस तरीके की बातें निकल के आ रही थी, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट की थी, जो कि लिट्टे से लीडर बहुत ज्यादा आदमी मारे गए थे, और खासकर ये प्रो चाइना थे, चाइना पे ऊपर फोकस देके चल रहे थे, और जिसकी वजह से जो श्रीलंका है डेब्ट ट्रैप में फंसने जा रहा था। जो डेब्ट ट्रैप मैंने आप लोगों को अभी समझाया, चाइना बहुत ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, और फिर इन्वेस्टमेंट को रिटर्न करने के लिए भी इनको पैसा लेना पड़ रहा है, उनका लोन देने के लिए भी। तो यहाँ पे एक तरीके से इन्वायरमेंट पे भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा था। जो हम्बन टोटा पोर्ट की बात हम लोग कर रहे थे, वहां पे बहुत ज्यादा इन्होंने एक तरीके से मतलब बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरीके से बूस्ट किया वहां पे, तो इन्वायरमेंट को भी साइड में रख दिया गया, जिससे कि आसपास वाले एरिया में जो आदमी थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसकी वजह से एक तख्ता पलट हो गया वहां पे, राजपक्षे जी की गवर्नमेंट गई और ये वाली गवर्नमेंट वहां पे आ गई, नए वाली गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस गवर्नमेंट ने क्या बोला था आते ही कि जितने भी इश्यूज हैं, जो अभी मैंने बताया आप लोगों को, जो तमिलियन इशू है वो सारे, या उनकी जमीन से रिलेटेड इशू है वहां पे, या फिर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, या फिर उनकी लैंग्वेज से रिलेटेड इशू है, तो वो सब इशू को इन्होंने बोला था कि आज से ही हम टैकल करेंगे। पर लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है, बहुत ही स्लो प्रोग्रेस है, और वो भी एक प्रॉपर वे में नहीं हो रही है। और जो आदमी गायब हो चुके हैं, जो आदमी मर चुके हैं, उनको भी बेनिफिट पहुंचाने के लिए बोला गया था, उस पर भी कोई फोकस नहीं दिया जा रहा है। तो पॉलिटिकल सॉल्यूशन जो निकालने की बात की गई थी, उन पॉलिटिकल सॉल्यूशन को नहीं निकाला जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं मतलब एक तरीके से चिड़ी हुई है, बोलती है कि जो बातें बोली गई थी वो बातें कंप्लीट नहीं की गई है। तो ये भी बातें बोली गई है, प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा वहां पे गए हैं कॉन्फ्रेंस में, कि उन सब चीजों पे भी जल्दी से जल्दी फोकस किया जाएगा, बातें की जाएगी, मिलजुल कर सब काम किया जाएगा। तो ये कुछ इशू थे, कुछ तो यहाँ पे दे रखे हैं आर्टिकल में, कुछ मैंने एक्स्ट्रा भी आप लोगों को यहाँ पे बता दिए, ठीक है, जिससे कि आप लोगों का पूरा बैकग्राउंड बना रहे। तो फिशिंग वाला इशू यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं किया गया, ट्रोलर वाला इशू के बारे में जिक्र नहीं किया है, वो मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा बता दिया, ओके। अब आर्टिकल 142 के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ही पावरफुल आर्टिकल है। तो राइटर जो है स्टार्टिंग में बोल रहे हैं कि जब स्टार्टिंग में मैं भी इस आर्टिकल को कभी पढ़ा करता था, जब मैं भी इस आर्टिकल के बारे में जाना करता था, बस ऐसे ही पढ़ के साइड में कर दिया करता था कि हाँ एक आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिस तरीके से हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, तो उसी तरीके से राइटर भी बोल रहे हैं। पर लेकिन जैसे जैसे इसके बारे में मैंने जाना, जैसे जैसे इसके बारे में मैंने समझा, तैसे तैसे चीजें समझ में आ गई कि इस आर्टिकल में कितनी पावर है, इस आर्टिकल को किस तरीके से यूज करना चाहिए। ये आर्टिकल कई रीजन से एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, और कई रीजन से इसका क्रिटिसिज्म भी होता है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट कई दायरों को पार करके लोगों को जस्टिस प्रोवाइड कराता है इस आर्टिकल के तहत। पर लेकिन वो जस्टिस जो प्रोवाइड कराया जाता है, वहां पे जो एक तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब जो हमारी लेजिस्लेटिव है, जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारी एग्जीक्यूटिव है। लेजिस्लेटिव मतलब जो लॉ बनाती है, जुडिशरी मतलब जो जज वगैरह जो निर्णय देते हैं, एग्जीक्यूटिव मतलब जो लॉ बनाए जाते हैं उनको इंप्लीमेंट करती है। एक तरीके से और समझ सकते हैं आप, जब लेजिस्लेटिव लॉ बना देती है, ठीक है, तो जुडिशरी उसको चेक करती है ये लॉ सही है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से या नहीं है। उसके बाद में एग्जीक्यूटिव क्या करती है, उसको इंप्लीमेंट करती है।
तो एक तरीके से इनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर है कि आप लोगों को काम क्या क्या करना है, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक दूसरे के बीच में चेक और बैलेंस भी है कि लेजिस्लेटिव सही काम कर रही है नहीं कर रही है, तो जुडिशरी उसको चेक कर रही है, ठीक है। तो चेक और बैलेंस वाला भी काम है यहाँ पे। पर लेकिन जब ये आर्टिकल 142 यूज किया जाता है, ये सारी बातें बता रहा हूँ जो यहाँ पे लिखी हुई है, पर ये आर्टिकल जब 142 यूज किया जाता है तब क्या होता है, तब क्या होता है, अपना जो जुडिशरी सिस्टम है, जो अपना जज है, जो कोर्ट है, वो क्या करते हैं, अपना जो ये लेजिस्लेटिव वाला सिस्टम है उसको साइड में रख दिया जाता है। मतलब अगर कोई लॉ भी बना रखा है तो उस लॉ को भी साइड में रख के अगर जज को न्याय दिलाना पड़े तो वो उसको न्याय दिलाता है, ठीक है ना, तो वो उसको जस्टिस दिलाता है। मतलब अगर जो पार्लियामेंट के द्वारा लॉ भी बना दिया गया है उसको भी साइड में रखना पड़े तो उसको भी साइड में रख के इसके तहत एक कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कराया जाएगा। ये इस आर्टिकल के तहत लिखा हुआ है कि कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कराना है। तो ये इस आर्टिकल की पावर है जो कि बोला गया था, ठीक है। तो इस आर्टिकल की पावर कई जगह हम लोगों को देखने को मिली है। एक तो अभी अयोध्या वाला केस था, वहां पे बोला गया है कि कुछ भी हो जस्टिस प्रोवाइड कराना है, तब भी उस टाइम पे इस आर्टिकल को डिस्कस किया गया था, ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजेडी से आप लोगों को क्वेश्चन बताना है कि कौन सी गैस यहाँ पे निकली थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, गैस का नाम आप लोगों को बताना है। इसके ऊपर मूवी बनी है राजपाल यादव की, अगर टाइम मिले तो देखना, पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हुआ क्या था, ठीक है। तो देखिए इस तरीके की मूवी होती है ना, वो देख लेनी चाहिए हमेशा। जब भी टाइम लगे, पढ़ते हुए बोर हो गए तो बैठ के इस तरीके की मूवी देख ली। जब कुछ और काम करना है, खेलने वेलने जाना है, उससे ज्यादा बेटर है कि इस तरीके की चीजें देख लें। हालांकि खेलने से ज्यादा बेटर है कि अपना क्या कर ले, योगा वगैरह कर ले, खासकर एग्जाम के टाइम पे। नॉर्मल अगर टाइम चल रहा है तो उसमें तो खेलना देखिए चाहिए, वो तो इंपॉर्टेंट है, पर लेकिन अपना आधा मतलब 10-15 मिनट का योगा कर लो, उसके बाद में चीजों को यूटिलाइज करने की कोशिश करो, टाइम को मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पे वो बातें बोली गई कि पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ बना दिया है तो उसको भी साइड में रख के न्याय दिलाया जाता है। जिस तरीके की यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इनको पैसा दो, जो कि इनको पैसा दिया जाए जिन तक नुकसान पहुंचा है, तो लॉ से ऊपर उठ के यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके के नियम निकाल के लेके आए थे, ठीक है ना। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन देखा जाए यहाँ पे कौन सा है, ये बार एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये केस निकल के आया था। तो उस केस के तहत अगर देखा जाए तो कई सारी चीजें निकल के आई। जो मैंने अभी बात बोली है ऊपर, तो थोड़ा सा उस पे नेगेटिव साइड में चली जाती है। क्या मतलब कि यहाँ पे बोला गया था कि जो आर्टिकल 142 है उसका जो यूज है वो एक तरीके से इस तरीके से है कि सप्लीमेंट का काम करे। मतलब जितना लॉ प्रोवाइड करा रहा है, चीजें वो प्रोवाइड करा रहा है, तो ये भी उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाए, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जो निकल के आ रही थी वो बातें क्या आ रही थी कि लॉ को साइड में उठा के रख दे, सप्लांट मतलब उखाड़ के साइड में रख दे, पर जस्टिस प्रोवाइड कराना है तो जस्टिस प्रोवाइड कराए। फिर से सुन लीजिए एक बार। नॉर्मल क्या चीजें होती है, एक तो चीज होती है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप लोग खाना खा रहे हैं तो सप्लीमेंट प्रोटीन वगैरह लिया जाता है, तो क्या खाना तो हम लोग खा ही रहे हैं, फूड तो हम लोग ले रहे हैं, सप्लीमेंट और एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो ये प्लस में है। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि खाने को साइड में रख दिया हम लोगों ने उठा के, खाना नहीं खाना है, बस सप्लीमेंट लेना है, अपना प्रोटीन लेना है। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है, तो यहाँ पे वही बात की जा रही है, तो जो लॉ पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए हैं उन लॉ को साइड में उठा के नहीं फेंकना है, ठीक है। लॉ को साइड में उठा के नहीं फेंकना है, एक तरीके से इसको सप्लीमेंट का काम देना है। तो जो यहाँ पे बोला गया था, पहले हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि ये क्या कर सकता है कि पार्लियामेंट के लॉ को भी साइड में रख सकता है उठा के, अगर जस्टिस प्रोवाइड कराना पड़े। तो यहाँ पे कंफ्यूजन आ गया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे कंफ्यूजन आ गया इस केस के बाद में, कि अब वही बात होगी कि किस तरीके से इसको हमको इंप्लीमेंट करना है। तो अब जैसे ये जस्टिस आया, जैसे ये मतलब केस आया, तो एक तरीके से अनफॉर्चुनेटली मतलब एक तरीके से क्या हो गया, यहाँ पे अनसर्टेनिटी बन गई कि पहले तो बोला जा रहा था किसी भी हद तक जाना है, पर लेकिन अब वो हद जो है वो क्राइटेरिया सेट कर दिया गया कि वो सप्लीमेंट का काम करना है, लॉ को साइड में नहीं रखा जाएगा। तो काइंड ऑफ चीजें, तो बहुत सारे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड इशू होते हैं, अगर कोई इशू है उस टाइम पे, तो वो भी एक तरीके से कहीं ना कहीं इग्नोर होने लगेंगे और इस आर्टिकल के तहत चीजें आ रही हैं। तो वही बातें बोली जा रही है आगे भी चल के, क्या बातें बोली जा रही है कि कुछ भी हो जाए आप लोगों को क्या करना है, एक तरीके से इसका जो अभी रिसेंट डिसीजन निकल के आ रहे हैं, तो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है वो तो हम लोगों को बनाए रखना है, ठीक है। और आप लोगों ने केस सुना होगा, केशवानंद भारती केस निकल के आया था। आप लोगों को टाइम लिखना है कब निकल के आया था ये केस, ठीक है ना। और इसी टाइम पे टाइगर प्रोजेक्ट भी आया था। दोनों को देखिए कोरिलेट करके चीजों को याद रख लिया करिए, ठीक है ना। टाइगर प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था, इसी टाइम पे स्टार्ट किया था, ठीक है। तो दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताइएगा, कब कब थे, रिवीजन हो जाएगा, कल आंसर दूंगा तो इनको एक्सप्लेन कर दूंगा दोनों को, ओके। तो यहाँ पे चीजें देखिए क्या बोली गई है, ये चीजें बोली गई है कि जो इस तरीके से ये आर्टिकल 142 के ऊपर जो अनसर्टेनिटी बन गई है कि इसको मतलब सप्लीमेंट का काम करना है, अलग जाके जज प्रोवाइड कराना है नहीं प्रोवाइड कराना है, तो उन चीजों को अब देख के चलना पड़ेगा।
तो अब टाइम आ गया है कि जिस तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर को भी देख के चलना है, बेसिक स्ट्रक्चरों को भी, कॉन्स्टिट्यूशन को देख के चलना है कि किस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर है, जस्टिस भी प्रोवाइड कराना है, तो सारी चीजें करनी है, सेपरेशन ऑफ पावर भी करना है, बेसिक स्ट्रक्चर भी देखने है, जस्टिस भी प्रोवाइड कराना है। तो इन सब चीजों को देखते हुए तो इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि किस तरीके से इसका यूज करना है आर्टिकल 142 का, और एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन आनी चाहिए कि जिसके हिसाब से इसको यूज करना है और किस तरीके से रेगुलेट करना है। ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के कुछ भी बोल दिया और कुछ भी कर दिया, ठीक है। तो वो बातें यहाँ पे बोली जा रही है। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट आर्टिकल यहाँ पे। तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 142। देखिए न्यूज एनालिसिस में क्या पोर्शन है, ये पेज 1 पे, पेज 10 पे, पेज 11 पे 3 जगह न्यूज है, ठीक है। तो न्यूज क्या है, ये न्यूज है कि कैबिनेट ने मतलब कैबिनेट ने जो 10 न्यूक्लियर रिएक्टर है उनको बनाने के लिए अपनी नोट दे दी है, ठीक है ना। तो ये क्या है, इंडिजिनियस हो गए, मतलब इंडिया के द्वारा बनाए जाएंगे, अलग अलग पार्ट में कंट्री के बनाए जाएंगे। तो इससे क्या होगा, देखिए न्यूक्लियर एनर्जी को एक तरीके से क्लीन एनर्जी बोला जाता है। तो क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस रहेगा, तो हमारा कोल वगैरह के ऊपर जो डिपेंडेंसी है, तो उन सब चीजों के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम होगी कहीं ना कहीं। एक तरीके से हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस देके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ परसेंटेज है जो आप लोगों को याद रखनी है, ये बहुत बार पूछ ली जाती है। तो इतनी आज की डेट में यूनिट है हमारे यहाँ पे जो प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। तो यहीं से आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी निकल के आता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और कब इसको प्रपोज किया गया था। बाहर फ्रांस में कुछ मीटिंग हो रही थी, वहां पे प्रपोज किया गया था, उसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। आंसर दीजिएगा इसका। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पे आप लोगों को चीजें याद रखनी है, ये कई बार आ भी जाती है। तो थर्मल जो थर्मल और कोल और गैस के द्वारा बनाई जाती है वो लगभग 80% आप लोग बोल सकते हैं। इसके द्वारा जो इंपोर्ट भी की जाती है भूटान से, ये भी आप लोगों को याद रखनी है, भूटान से हम लाइट इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो वो लगभग इतनी की जाती है। और न्यूक्लियर पावर जो है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो लगभग 3.2% है। रिन्यूएबल एनर्जी 6% आप लोग लगा लीजिए, लगभग 5.6% है। और जो हाइड्रो है वो इतनी है। तो ये ऊपर से नीचे लगाने पे भी कई बार आ जाती है कि बढ़ते से घटते हुए क्रम में लगाओ, तो थोड़ा इसके बारे में याद रखिएगा। तो देखिए अगर इस तरीके से बातें चल रही हैं तो बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। एक तो रिड्यूस हो जाएगी जो कॉस्ट है, ठीक है ना, ऊपर से जो डिपेंडेंसी है कोयल के ऊपर वो भी कम हो जाएगी, अवेलेबिलिटी होगी, सब जगह अवेलेबिलिटी होगी, ठीक है। और कोई सारी चीजें और भी है, मतलब किस तरीके से हम जो कहाँ हम गलत तरीके से खर्च कर रहे हैं उस पर भी हम फोकस देके चलेंगे। और जो उज्ज्वला के हमने अभी डिस्कॉम के बारे में बात करी है तो उस पर भी चीजें फोकस करके की जाएगी कि इस तरीके से जो लॉस मेकिंग जो पीएसयूज हैं उनको किस तरीके से उभारना है। तो वो सारी बातें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। अब थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। देखिए जो टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी का, मैंने कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था तो आप लोगों का आंसर हो गया यहाँ पे, ठीक है। जो टारगेट है देखिए यहाँ पे सोलर का कितना है, ये सोलर का लगभग इतना है, मतलब 175 टोटल टारगेट है यहाँ पे, ठीक है ना। लगभग 100 जो है वो सोलर का है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे तो 3 पॉइंट कितना है यहाँ पे, ये सारे दे रखा है। फिर यहाँ पे ये सारा क्या है, विंड का है, बायोमास का है और जो हाइड्रो के द्वारा है। तो ये सारी क्या होगी, रिन्यूएबल एनर्जी हो गई हमारी, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्लीन एनर्जी भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो इस पे ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। जो टारगेट आप लोग यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है सोलर एनर्जी को डिवाइड किया गया है, इन्होंने 100 बोला गया, टोटल 100 गीगावाट, 175 में 100 गीगावाट सोलर एनर्जी है, ठीक है। और लगभग 60 जो है यहाँ पे वो क्या है, विंड है, ठीक है। 10 जो है वहां पे ये टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आप लोगों को याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितना यहाँ पे हाइड्रो है, कितना बायो है, कितना विंड है और कितना सोलर है। हालांकि ये अलग अलग सोलर में कि रूप पे कितना लगाना है और ये यूटिलिटी और ये मेगा पार्क कितना करना है, इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। पर इतना तो आप लोगों को याद रखनी है कितना कितना किसका है, ठीक है ना। तो 100 जो है वो किसका है, 100 हो गया सोलर का, 10 ये 60 हो गया किसका, विंड का, 10 हो गया बायो का और 5 हो गया हाइड्रोल प्रोजेक्ट जो होते हैं। तो टोटल कितना हो गया, 175 का टारगेट है, कब तक, 2022 तक। तो ये टारगेट है, आपको इसके बारे में याद रखना है। ये भी काफी अच्छी न्यूज है, इन खासकर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। एनटीआरओ के बारे में जिक्र किया गया, जिसको बोला जाता है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया। अब तक जो ये रिपोर्ट किया करती थी, प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट किया करती थी, पर अब जो चीजें होने जा रही है वो क्या होने जा रही है, यहाँ पे ये आईबी और रो को रिपोर्ट किया करेगी, ठीक है ना। तो आईबी और रो को रिपोर्ट करने के लिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, ये इस तरीके से मतलब रिस्ट्रिक्शन ऑफ द राइट एक्ट है, इसके तहत इसको डाला जाएगा। तो रीजन क्या है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि देखिए इसमें आने के बाद में जो जितने भी एम्प्लॉय हैं इन एजेंसी के तहत, वो क्या होता है, ना तो वो एसोसिएशन बना सकते हैं यूनियन टाइप में, एसोसिएशन टाइप में, ना वो एक तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ना एक तरीके से प्रेस में जाके फ्री स्पीच दे सकते हैं। तो वो सब चीजें इन पे कंट्रोल कर ली जाती है। क्यों, क्योंकि ये देखिए नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको इन पे बाहर लगाने के लिए से ढंग से वर्क कर सके, ठीक है। तो इसीलिए इस तरीके के स्टेप्स लिया गया है और ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है कई चीजों को देखते हुए, नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अदर भी कई बातें रहती हैं। तो इसीलिए बोला गया कि जो निट्रो का है वो इसको अंदर आईबी के अंदर लेकर आया जाएगा, इस एक्ट के तहत लाया जाएगा, जिससे कि आराम से प्रॉपर वे में काम करे और
जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमको फ्रीडम दी गई है वो सारी फ्रीडम इनके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो वो बात दी गई है। इसको बनाया कब गया था? कारगिल का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 1999 में, तब इसको बनाया गया था। डेडिकेटेड एजेंसी थी टेक्निकल इंटेलिजेंसी के लिए, ठीक है। तो फोकस रखना है इसके ऊपर, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन प्रीलिम्स में कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। एक ये देखिए, ये बेलांदूर लेक के बारे में कई बार जिक्र कर चुके हैं। ये यहाँ पे कर्नाटका में पड़ती है, बेंगलुरु में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्रियल सिटी आप लोगों को पता है, जिस तरीके से पहले भी जिक्र कर चुके हैं। तो किस तरीके से ये देखिए, इसमें आग लग जाती है बार बार, इंडस्ट्रियल वेस्ट रहता है, आप लोगों को पता है, जिस तरीके से पानी के ऊपर क्या रहता है, तेल तैरता रहता है, अगर जरा सी भी चिंगारी मिले तो आग लग जाएगी। तो किस तरीके से उसको कंट्रोल करना है, तो वो सारी बातें रहती हैं। तो वही सब चीजें यहाँ पे बेलांदूर लेक के बारे में तो याद रखना है, कर्नाटका में बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है। अब तक पैलेस्टीन वाले जो यहाँ पे पैलेस्टीन के जो लीडर थे वो आए हुए थे। अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इजराइल जाने वाले हैं, और आप लोगों को इजराइल और पैलेस्टीन का इशू समझ में आता ही है, किस तरीके से उनकी लड़ाई चलती रहती है। देखिए, ये वेस्ट बैंक के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा था डेड सी के बारे में मैंने। तो डेड सी कहाँ कहाँ पे पड़ता है? इजराइल, वेस्ट बैंक और जॉर्डन। तो इसके बॉर्डर पे डेड सी पड़ता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से कल पूछा गया था। और हार्ट ऑफ एशिया के बारे में मैंने आप लोगों से कल पूछा था, ये समिट कहाँ पे हुई थी? ये अमृतसर में हुई थी, 2016 में, 7th होने वाली है अजरबैजान में, ठीक है ना। 2017 में जो थीम थी वहां पे, एड्रेसिंग द चैलेंजेस अचीविंग द प्रोस्पेरिटी। किसके बाद में हार्ट ऑफ एशिया किसको बोला जाता है? यहाँ पे हार्ट ऑफ एशिया बोला जाता है यहाँ पे अफगानिस्तान को। तो अफगानिस्तान हार्ट है, मतलब एशिया के बीच में है ये। तो यहाँ पे जितना टेररिज्म है, जितनी तालिबान वाली प्रॉब्लम या आईएसआई वाली प्रॉब्लम है, आईएसआईएस वाली जो प्रॉब्लम है, किस तरीके से उसको टैकल करना है, तो उसके लिए सबमिट होती है, ठीक है। तो ये अभी इंडिया में हुई थी। तो देखिए, पैलेस्टीन वाला जो इशू है उसके बारे में हम लोग जिक्र कर रहे थे। तो अभी हमारे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो इजराइल जाने वाले हैं। ये वाला इजराइल वाला पोर्शन हो गया। तो हम क्या करते हैं, हमेशा हम कोशिश ये रहती है कि दोनों कंट्रियों को साथ में लेकर चला जाए, किसी भी कंट्री के साथ में हमारे गलत रिलेशन ना हो। तो देखिए अब क्या होने वाला है, अभी तो हमने एश्योरेंस दिया है इजराइल पैलेस्टीन को कि हम आपका साथ देंगे हर जगह, पर अब वहां पे जाएंगे तो फिर वो चीजें अलग तरीके से निकल के आएंगी। तो वहां पे देखिए अब चीजों को किस तरीके से टैकल किया जाएगा, ठीक है। तो ये कल के क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को बीच में भी, एक तो ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है। ये आंसर कल वाले के हो गए, एनके सिंह कमेटी से रिलेटेड था, वो आप लोगों का आंसर हो गया। और कुछ ये आंसर हो गए जो आज के क्वेश्चन पूछे उनका कल आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक्स अलॉट फॉर लिसनिंग। और चीजें पसंद आती है तो लाइक कीजिए, और नहीं पसंद आ रही है तो डिसलाइक कीजिए, और शेयर कर दीजिए अगर चीजें पसंद आ रही है आप लोगों को, ठीक है। तो यही बात है। देखिए, अगर कुछ और सजेशन आप लोगों को देना है, जो भी क्वेश्चन मैं पूछा करूंगा उनका आंसर आप लोगों को कल मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम लिंक आप लोगों को नीचे मिल जाएगा, जहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अलॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।